Hello, dear aspirants. So, I hope you all were eagerly waiting for this session. जितना आपको इंतज़ार रहता है उतना ही हम भी कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल के कभी कभार उन पॉइंट्स पर भी बात की जाए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज़ कि जहाँ से हमें सही रास्ता मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि रेगुलर बैचेस में सही रास्ता नहीं मिलता है, वो सही रास्ते का एक कंपोनेंट होता है। यूजुअली वहाँ इस तरीके की जनरल टॉक्स नहीं होती हैं, तो स्टार्टिंग ओरिएंटेशन सेशंस लाइक दैट वहाँ तो यूजुअली हो जाते हैं। सो थिंग इज या इन दिस सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस you to some those unknown areas, those unknown parameters which usually we lack. The reason being, suppose that if I am the best teacher of mathematics, it doesn't guarantee that I'll be conveying the things properly for optional as well, because every exam has its demand, right? So when we talk about this civil services exam or forest services, that has two components, so that is different story. So here mainly if we talk about the civil services exam for this UPSC, what actually happens is there are certain parameters over which we need to work. So today, as the title suggests, what we are gonna do is add 30 marks. किस में 30? Like it is a relative theory. 30 in what? Suppose that the first mains I scored 270, and in the second mains I scored 310. In the third mains, if I am scoring 340, so 30 addition in that. So if here I am standing for you, and if I say add 30 marks, so it does not mean ki adding 30 marks to your that 270 kind of a score. It is all about when you see the toughness level of the paper. So suppose that paper is really very tough, and you know ki all your competitors are gonna face the trouble in that. So maybe on an average students are landing under 300, and suppose that the paper is on easier side, then people are landing on the 320 plus side. So for what this session is कि जहां सब लैंड कर रहे हैं वहां से थोड़ा पुश कैसे मिल सकता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट. So topics to be covered is simply the strategy, है ना? Sorry. To prepare for maths optional. And here strategy not general, we are trying to convey कि भाई साहब ये 30 मार्क्स ऐड कैसे होंगे, ठीक है? एंड इफ यू आस्क टू मी तो 30-40 इज जस्ट अ नंबर. थिंग इज जहां मैक्सिमम लाई कर रहे हैं हम वहां से अपने आप को कैसे थोड़ा सा पुश दे सकते हैं, ठीक है? चलो, तो ये सेशन हार्डली 30-32 मिनट का होगा. उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अपने ईयर्स लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस और उस यूपीएससी जर्नी के अनुभवों को समेटते हुए आपको मैथ्स ऑप्शनल पे बात कर पाऊं, बजाय बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियंस के नज़रिए से बात करने की. अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए जो अगर आप बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट मैं हमेशा बात बोलता हूं, प्रिपेयर इन राइट वे. ठीक. अब आप कहेंगे कि सर इसका मीनिंग क्या होता है? हु विल डिसाइड व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर, राइट? दिस क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड और नॉट, राइट? अब ये जो सही तरीका है तैयारी का वो क्या होना चाहिए, आज हम उस पर बात करते हैं, ठीक है? अगर आप मुझसे
जस्ट एज अ टीचर पूछे या एक्सपीरियंस्ड पर्सन पूछे, तो मान लो कोई भी टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। लेट्स से यू हैव सम टॉपिक 1 जिसको आपको तैयार करना है। अब इट मे बी द ज्योग्राफी पोर्शन, इट मे बी द हिस्ट्री, इट मे बी द इकोनॉमिक्स, इट मे बी द मैथमेटिक्स ऑप्शनल। मैं बात कर रहा हूं इन जनरल पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं सिस्टमेटिक लर्निंग अप्रोच। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो एट द फर्स्ट स्टेज आई विल गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट। और धैर्य ना खोके एक बार चीजों को सुनना, यू विल गेट व्हाट एक्चुअली यू विश टू हैव फ्रॉम हियर। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं और आपने एग्जैक्टनेस पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक स्टेप होगा, आप एग्जैक्टनेस के मीनिंग को, उसके डेफिनेशन को, फिर वहां पे जो कंडीशंस होंगी उनके डेरिवेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, राइट और नॉट। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट। फिर ध्यान से देखना, रिसोर्सेस एंड ऑल सब कुछ यहीं पर आएगा, बस थोड़ा धैर्य से सुनना बातों को आप, ठीक है। सो जब आप कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो नो मैटर व्हाट बुक यू आर फॉलोइंग, कॉन्सेप्चुअली तो चीजें वहां पर डिकोडेड होंगी ही। आपने एग्जैक्टनेस पढ़ा समझा, ठीक। अब आप क्या कीजिए, आप उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो मैटर, जैसे हमारा ऑप्शनल तो सब्जेक्टिव है, सपोज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सो यू हैव टू सॉल्व द सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स। इससे क्या होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक, आपने जो कॉन्सेप्ट को डिकोड किया है, आप उसका एप्लीकेशन करेंगे और आपको यह समझ आएगा कि बेसिकली वहां पे जो उसने कहा था कि डेवर एम ओवर डेवर वाई इक्वल्स डेवर एन ओवर डेवर एक्स इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, देन व्हाट एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स। And when you go through the examples, things are automatically settled in your subconscious mind और धीरे 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 चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। The third stage, you must learn problem solving techniques। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप जनरली बात करते हैं, लेकिन आज का सेशन तो हाउ टू ऐड 30 मार्क्स पे था। तो दोस्त उसका पहला कंपोनेंट यही है, प्रिपेयर इन राइट वे विद द सिस्टमैटिक लर्निंग अप्रोच। लेट्स से मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे सिंप्लेक्स मेथड, let's say LPP, that is a topic in the paper 2 of CSE. Suppose that someone say Euler's equation for motion, and let's say that is in the fluid dynamics of the paper 2. Fair? Let's say if you talk about first isomorphism theorem, okay, and so on. Algebra in the paper 2. Paper 1 में differential equations like that you can talk. Thing is, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करके सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया, देर तक आपको याद रहेगा थ्रू द एग्जाम्पल्स। बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ओवर दैट अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज गोना बी स्पॉइल्ड आफ्टर सम डेज। कुछ दिनों के बाद वो सब धूमिल होने लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो करना क्या है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं, लेट्स से आपने सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन लगाया, लेट्स से आप 2 फेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 फेज मेथड में आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि यार हम फंसते कहां हैं, गलती होने के चांसेस कहां हैं। तो जैसा कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मैथ्स इज बाय डूइंग,
मतलब अगर आप क्वेश्चंस को केवल देखते हैं, अब देखो मार्क्स कम कहां से होते हैं, कम यहीं से होते हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जाता है। और ये मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की फीलिंग बता रहा हूं, ना कि एक टीचर की। मार्क्स कैसे कम होते हैं? लेट्स से मैंने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा, ठीक, उसके 2-4 एग्जांपल्स लगा लिए और बोला वाह 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 वाह, अब तो सेट हो गया, अब तो कर देंगे। 2 फेज मेथड पढ़ा, एक आध एग्जांपल लगाया कि हाँ अब तो प्रोसेस ओके हो गया, अब तो कर देंगे, ठीक। उसी के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मिल सकती थी कि कब उसका अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब उसके पास नो सॉल्यूशन का केस आएगा, कैसे उससे उसकी लास्ट टेबल से डुअलिटी के वेरिएबल्स का वैल्यू पढ़ा जा सकता है। सो अगर आपने ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया है तो अब इन प्रश्नों को लेकर परेशान ना हो, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पर प्रॉब्लम्स लगाकर नहीं देखे सफिशिएंटली और आपने ये महसूस नहीं किया एटलीस्ट वंस कि मैं किस स्टेज पे जाके सफर करता हूं, कहां मेरा पेशेंस लूज होता है, आप यकीन मानिए 30 तो छोड़िए, आप 50-60 नंबर ऐसे ही लूज कर जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। और नहीं तो जो आपके अपने सीनियर्स हों कभी उनसे पूछ लेना। टीचर तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि एग्जाम हॉल में क्या साइक वर्क करता है। सो ओवर द मल्टीपल मेंस आई गॉट दिस रियलाइजेशन ओनली कि आईआईटी से निकलने के बाद अपनी एक फीलिंग रहती थी कि नहीं यार अपन तो बॉन्ड है मैथ्स में, लेकिन ये जो बॉन्ड वाली जो मैंने फीलिंग आपको बताई कि 2 सवाल देख के फिर खुश हो जाने वाली बात, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज द रॉन्ग वे टू प्रिपेयर। सो इफ यू वांट टू ऐड फ्यू मार्क्स, सिंपल चीज ये है कि वहीं अपने आप को रोकिए, सवाल लगाकर देखिए, हर कैटेगरी की प्रॉब्लम्स को लगाकर देखिए, आपको पता चलेगा कहां पे क्या मतलब हम पेशेंस लूज करना है, कहीं न्यूमेरिकल पे पेशेंस लूज करेंगे। लेट्स से न्यूमेरिकल एनालिसिस लगा कर रहे हैं कोई क्वेश्चन और वहां पे जंप आ रहा है रूट्स में बार बार, यू मे लूज द पेशेंस कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, और 2-3 मिनट की कहानी में आपकी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि मेंस में क्या फीलिंग रहती है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, आई सिंपली मीन्स दोस्त, अब लेट्स से आप अलजेब्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप अलजेब्रा में, लेट्स से आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, लेट्स से यू हैव क्वालिफाइड फॉर द दिस आईआईटी एग्जाम पार्ट, TIFR, you are very good, you are fantabulous in the pure mathematics, but you didn't learn those techniques which are required to solve the problems of UPSC exam. You will fail to deliver, my fellow, because it is a subjective exam. Many things which you like learn randomly कि अच्छा ठीक है डिवीजन एल को ऐसा होता है, बट हो सकता है कि वो आपसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में उसका प्रूफ करने को पूछ ले। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो छोटी चीजें होती हैं, प्योर मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन अगर आपने उसके प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से गो थ्रू नहीं है, डियर फेलो, द अबव 2 स्टेप्स विल फेल मिजरेबली। बहुत बुरी तरीके से वो फेल कर जाएंगे, ये आप यकीन मानिए, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हो गई आपके पास। अब बात आती है PYQs analysis. I will underline the word analysis. देखो होता क्या है, जब आप या मैथ्स ऑप्शनल आपने चूज किया, ठीक, और लेट्स से आपका जेई बहुत अच्छा रहा वो बैकग्राउंड, फिर आप आईआईटी आपका अच्छा बैकग्राउंड रहा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से बने रहें, लेकिन आपके इंजीनियरिंग कोर्सेस में यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स मैच करते हैं अप्लाइड टाइप के, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच करेंगी ऐसा नहीं होता है। केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एनालिसिस ये तय करेगा, आपका जो लाइक माइंडसेट है, आपकी जो रेशनल थिंकिंग है, वो ये डिसाइड करेगी कि इसमें वेटर कैसे करना है। तो व्हेन आई से PYQs एनालिसिस, सबसे बड़ी गलती जो होती है मैं आपको आज बताता हूं। हमने मान लो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं,
हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा हुआ था, ठीक है, और हमें ऐसा लगता था कि हाँ ये ओके है, आई विल डू दैट। मैंने उसके PYQs देखे और जल्दी जल्दी देखा कि हाँ अच्छा ये वाला 4 पिट मेथड ये सब पढ़ा था मैंने, ओके कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब समझिए जो 30 मार्क्स ऐड करने की बात हो रही है उसका बाजा कहां बजेगा। आपने PDE को इस बेस पर साइड किया कि इसकी चीजें मुझे आती है क्योंकि मैंने अंडर ग्रेड में कर रखी है, ठीक है। अगर आपको एक बेटर एक पाथ नहीं है, एक राइट पाथ नहीं पता है, हो सकता है कैनोनिकल फॉर्म की आपको वहां जरूरत ना पड़ी हो। मेरी बात समझना आप, हो सकता है कि आपने हीट इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस बहुत अच्छे से कर रखे हो, तो वो वाले PYQs देखकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया हो सकता है नॉन लीनियर PDEs ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में आपने कॉसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स ना किए हो, ठीक। सो कहने का मतलब यह है मेरा कि चूंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ध्यान से समझना, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को एग्जामिन कर चुके हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के थ्रू अपनी चीजों को कंसाइज कर चुके हैं। पहले राउंड में जस्ट आपने PYQs तो एक जस्ट नजर डाल लिया, आपको ये आइडिया है कि अच्छा ठीक है, मतलब PDE कर रहा हूं तो ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स से सवाल आए हुए हैं। आप एनालिसिस नहीं कर सकते बिफोर दीज 3 स्टेप्स। You cannot do the PYQs analysis before these 3 steps. I can bet on this. क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि कैनोनिकल फॉर्म में हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक 3 केसेस हैं और तीनों केसेस को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स, मतलब बीच के स्टेप पे जब कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो प्रोसेस चेंज होता है। एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करने वाली बात होती है, लेकिन अगर आप पहले स्टेज पर बिफोर दीज 3 स्टेजेस इफ यू फील लाइक कि मैं PYQs एनालिसिस कर लूंगा, यू विल बी ट्रैप्ड, यू विल बी सिंपली ऑन द रॉन्ग वे टू प्रिपेयर और मार्क्स जाएंगे नीचे और हमें लाना है उनको ऊपर। से यस सर नो, ठीक है। लेकिन हां, जब आप इन चीजों को कर चुके होंगे अब आप PYQs एनालिसिस पर जाएंगे। अब आपको रियलाइज होगा कि वेदर आई हैव डन सफिशिएंटली, आई हैव डन ओवर, आई हैव डन लेस। यू योरसेल्फ विल रियलाइज इट। PYQs एनालिसिस आपने किया, ठीक। इसके बाद का आपके पास है कि आप अपने आप को एग्जामिन किए बिना नहीं छोड़ सकते पीरियोडिकली, ठीक। लेट्स से अभी आपने 15 दिन लगातार स्टैटिक्स पढ़ा और आपको खूब मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो फोड़ देंगे करके। अगले 2 महीने तक आपने उसमें खुद को एग्जामिन नहीं किया, बिलीव मी आप वहीं खड़े हैं जहां उससे पहले खड़े थे। ये एक हार्श रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज क्या करें क्या नहीं करें, या आपने ये जो कहानी बता दी ये होगा कैसे पूरा। तो एक क्वेश्चन जो, मतलब ऐसा मत समझना कि मैं यहां पर खुद के लिए कुछ कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तो जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं इस चीज को। राइट गाइड, राइट गाइड क्या करेगा आपके लिए। अब वो गाइड जो है ना, हो सकता है कोई स्टडी मटेरियल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपकी अपनी चॉइसेस की बुक्स हो सकता है आपका कोई सीनियर हो सकता है मैं हूं यहां पर, ठीक है, हो सकता है कोई टीचर हूं आपके। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप, मतलब मैं ही जानता हूं राइट पाथ, कोई और नहीं जानता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यस आई नो एंड दैट इज व्हाट आई एम डिलीवरिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो लास्ट बैच फिनिश किया, ठीक, ओवर द होल बैच, ओवर द like whole period I tried to stick on these principles. If you want to cross verify you can go through that and if you found those good. अच्छा, one more thing I would like to tell you here is कि यहां पर ही आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल इसी यूट्यूब चैनल पे
मैथमेटिक्स ऑप्शनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिकोडिंग लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, उनसे गो थ्रू होइए. इफ यू फील लाइक कि दिस पर्सन कैन बी अ राइट गाइड फॉर यू, देन you may, I'm again saying, you may join the batch starting from 18th July. बाकी पता नहीं, शायद कुछ तो उन्होंने स्लाइड ऐड किया था. जस्ट गिव मी 1 मिनट. दिस इज सम स्लाइड एडेड इन दैट द टीम सेड कि पीपल ओवर द प्रतिज्ञा दिवस, ठीक है, सो दे हैव सम ऑफर्स लाइक दिस, सो दे कैन ज्वाइन द बैच, ठीक है. अभी मैं इधर बैच के बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, ठीक है. थिंग इज व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज कि यू नीड अ राइट गाइड, ठीक. एक पर्सन जिसको मैथ्स में फीलिंग हो, एक पर्सन जिसको यूपीएससी एग्जाम प्रोसेस की फील हो, ही कैन टेल यू, ही कैन गाइड यू, ही और सी. So what you can do is either you go through those YouTube lectures or you join that batch from the 18th July. Just attend one topic. You will feel the difference. क्योंकि फीस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक जस्ट आपके ब्रदर, मतलब आप एक सीनियर होने के नाते आपको ना, देखिए आप अपने करियर का बहुत महत्वपूर्ण समय यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है. हम 2-4 हजार 10 हजार बचाने के चक्कर में कई बार ट्रैप्ड होते चले जाते हैं. इफ यू फील लाइक कि राइट वे में तरीके कैसे होती है, और उसी टॉपिक को जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, उसी टॉपिक को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए. यू विल रियलाइज कि यार मैं तो अलजेब्रा में बहुत अच्छा सोच रहा था, लेकिन ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं. I'm not talking about some special question or some special kind of problems. Not like that. It is all about कि answering 10 questions out of your one concept. And how to keep that consolidated, how to keep that revised. So thing is, if you have a right guide, my dear fellows, you will find, ध्यान से समझना, अब मैं आपको बता रहा हूं. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से 18 जुलाई से हम कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और रीजन भी है उसका, रीजन ये है, बी यू आर लाइक मास्टर्स, पीएचडी और द जेई फेलो, ठीक है. यू फील लाइक कि यार कैलकुलस तो अपने को आता है, इसको फोड़ देंगे, और मैं आपको डिमोरलाइज भी नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक. केवल लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बेस पर फोड़ देंगे वाली फीलिंग आती है आपको, ठीक. आप ये नहीं सोचते कि उसमें मीन वैल्यू थ्योरम्स भी हैं और उनके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स इतने सुंदर होते हैं, अगर कोई आपको उनका सही तरीका बता दे तो टाइम तो बचता ही है, आपकी इफिशियंसी भी इंक्रीज कर जाती है. तो एक ऐसे टॉपिक से चीजों को स्टार्ट करना जहां आप क्लियर कट अपने आप को एग्जामिन कर पाए. अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल, यहां पे आपको एक चैप्टर मिला, एनवेलप्स एंड इवोल्यूट्स. लेट्स से आपने कोई भी रैंडम बुक उठा ली, मैं ऐसी बात कर रहा हूं. आपने क्या किया, उस बुक से देखा कि अच्छा इसमें ये चैप्टर है, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है, आप उसको पढ़ गए, पूरा टाइम लगाया. अल्टीमेटली आपको यह पता चला कि यार एनवेलप का तो केवल एक फॉर्मूला चाहिए होता है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते टाइम, या आपने इस चैप्टर को ही स्किप कर दिया क्योंकि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपको एनवेलप और इवोल्यूट से दिखा नहीं. दोनों ही बातों पर, दोनों ही लाइक पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा हूं मैं. एक राइट गाइड जो होगा वो आपको बताएगा कि इसमें से कितना फैच करना है. अब इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि मान लो आपने कोई क्लास नोट्स आपके पास हैं या किसी सीनियर ने आपको सजेस्ट किया हुआ है, तो आप वहां से अगर फैच कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड. Still I'll say, please cross examine at least once, ठीक है. So this is just one example कि आपको right guide करता क्या है, आपको वो बताता है. For example, आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके लिए आई ओपनर होगा. Let's say we talk about, वैसे तो 4 टॉपिक आपके लिए आई ओपनर होते हैं, फिर भी लेट्स से मैं फ्लूइड की बात करता हूं, ठीक है. फ्लूइड के अंदर दोस्त हमें करने हैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स
और उनके स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर आपके पास एक राइट गाइड है, ठीक, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं ओवर द लास्ट बैच इटसेल्फ 10 लेक्चर्स वी हैव डन फॉर दैट, बहुत ही सिस्टमेटिकली चीजों को कि ठीक है काइनेमेटिक्स में ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स होती है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 2 टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल मोशन पे बॉडी फोर्सेस के साथ में ऐसे काम किया जाता है। मोशन इन 2D में ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, सोर्सेस एंड सिंक्स के साथ इमेजेस मेथड पे ऐसे काम किया जाता है। इसके डिटेल में नहीं जाना है, इसके डिटेल में इतना जाना है। एक्सिस सिमेट्री मोशन में 2 टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में स्फेरिकल फॉर्म में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको ग्रेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, यही रुकता हूं मैं। आगे हम वोल्टेक्स मोशन पे भी जा सकते हैं, आगे हम नेवियर स्टोक्स पे भी जा सकते हैं, एंड द सेम कैटेगराइजेशन वी डिड फॉर दैट। आप जब एक्सिसिमेट्रिक मोशन में गए, आपने देखा कि स्फेरिकल फॉर्म में मुझे ग्रेड का फॉर्मूला चाहिए, या मान लो मुझे डेल स्क्वायर यू का फॉर्मूला चाहिए। अब आपने पूरा 2 दिन लगा दिया इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने में। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नेगेटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव निकल ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपको उस पर पीएचडी करनी है, आपके पास 5 साल है, इट इज फेयर एनफ। लेकिन अगर आपने राइट वे में तैयारी करनी है तो यह तरीका गलत है। ठीक है, तो एक राइट गाइड क्या करता है, वो आपको यह बताता है कि भाई साहब व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, up to what extent you need to go through in that particular topic. And whatever I said here for fluid, that same I can reflect, even I reflected over the batches, statics, dynamics and result dynamics as well. ठीक, टाइम बचा, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मेंस के जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि दोस्त पहले तो हम 1 साल के लिए तैयारी करते थे, लेकिन यहां तो मुझे एक ही दिन में दोनों पेपर्स पे डिलीवर करना है। उस दिन आप इस महत्व को रियलाइज करेंगे, और जब तक आप अपना पहला मेंस नहीं देंगे आप इसको उस लेवल पर फील कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैं भी सेम प्रोसेस से गो थ्रू हुआ। व्हेन आई माई सेल्फ रियलाइज्ड, फेस्ड दैट सिचुएशन, देन ओनली आई रियलाइज्ड कि यार ये क्या एक्चुअली फीलिंग होती है और क्यों हमें इस तरीके से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द मैसेज कि व्हाट आई मीन बाय राइट गाइड। राइट गाइड आपको क्या करेगा, आपके राइट वे टू प्रिपेयर में आपको टाइम इफिशिएंट बनाएगा, आपको पेरिफेरल ऑफ एग्जाम का डिमांड के अंदर रखेगा, और ये 2 चीजें आप 30-40 छोड़िए, आपके सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है। 30-40 तो मारिए गोली इसको। Did you get that? So when I say the first point is prepare in right way through the systematic approach of learning, दूसरा जो मेजर कंपोनेंट मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूं अगर आपके साथ, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू सिमुलेशन। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे टीचर आएगा और ये बताएगा कि रियल एनालिसिस का ये चैप्टर कैसे तैयार कर लो कि 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। वो तो मैंने फॉर एग्जांपल्स आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब और डिटेल में चाहिए तो फिर वो सेशन जाएगा 15 घंटे का, क्योंकि एक एक चीज पे बात करना, फिर वो हर चीज को कैटेगोरिकली डिसाइड करना होगा। इफ यू फील लाइक कि कैटेगोरिकली डिसाइड किया जाए, डू लेट अस नो, definitely will do that in coming lectures. Or if you feel like कि if you got the clear message out of this talk, then you can be part of that batch. It has less fee. अरे यार बार बार वही चीज आ रहा है। Put it aside. It is up to you how you go through. ठीक है, YouTube lectures के थ्रू पहले अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि whether you are gonna get the right path or not. If you feel so, then you can be part of the batch. चलो सिमुलेशन पर आते हैं।
तो सिमुलेशन की अगर हम बात करें, ये चीज पता क्या है, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस तैयारी का, जहां मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट होना ज्यादा मतलब जरूरत समझता हूं बजाय एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के नाते। होता क्या है प्यारे बच्चों, लेट्स से व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रेप, ठीक है, लेट्स से दिस इज जून, है ना, फिर आप पहुंच गए जनवरी फरवरी में, मतलब यू आर रीचिंग टूवर्ड्स प्रीलिम, ठीक है। फिर इसके बाद बिटवीन प्रीलिम एंड मेन, ठीक। आप कहेंगे कि सर यहां से मार्क्स कैसे ऐड होंगे, यहां से मार्क्स ऐड होंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप बहुत इंटेंस तैयारी कर रहे थे, यहां पर आकर आपका कॉन्फिडेंस आया नीचे कि यार मेरा तो अभी करंट अफेयर ही तैयार नहीं है, मैंने तो ज्यादा टाइम ऑप्शनल में दे दिया, अब क्या करूंगा। अब क्या किया आपने, सीधा आप जीएस पर लग गए और ऑप्शनल को आपने कर दिया साइड, बिकॉज यू फील लाइक कि अब तो टाइम बचा ही नहीं। अब आते हैं बिटवीन प्रीलिम एंड मेन, सेम कहानी यहां पर रिपीट होगी, यही वाली, और आप फील करेंगे एग्जाम हॉल में कि आप 30-40 नहीं बल्कि काफी ज्यादा मार्क्स लूज कर गए। तो मुझे लग रहा है लूज करने से बचाना भी मार्क्स को बढ़ाना ही हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो मैं सिमुलेशन बोलता हूं, लेट्स से जब डिफेंस सर्विसेज मतलब पर्सनल्स होते हैं उनका सिमुलेट किया जाता है, सेम सिचुएशंस को क्रिएट करके उनको उसके लिए तैयार किया जाता है, तो आपको भी ये सलाह है कि आप जिस राइट गाइड के अंडर में हैं, आप ये समझ पाए कि हम जनवरी फरवरी से पहले हमें कैसे मूव करना चाहिए सो दैट ये गलती ना हो। बिटवीन प्रीलिम एंड मेन मुझे क्या चाहिए होगा, किस साइकोलॉजी को मैं फेस करूंगा जाके, बिफोर हैंड मुझे कोई राइट गाइड हो जो मुझे ये बताने वाला हो। एंड आई एम टेलिंग यू कि इफ यू आर नॉट डूइंग दिस देन श्योरली यू विल फेस द ट्रबल। मतलब इतना तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उसी का रुपए ही लूंगा नॉट एट ऑल। थिंग इज आपको यहां से बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में चलना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू फील लाइक कि ऑप्शनल और जीएस को कैसे बैलेंस करना है, डू लेट अस नो, आई विल टेल यू, और essay as well with my experience, although I'm not master of that GS and essay, but yeah, I have my own feelings. UPSC gave me marks, so I know कि मतलब इस चीज पे ऐसे काम करते हैं, and over the mentoring experiences I got to realize कि okay, things are working, so I can share now with others as well, है ना। so ये होता है सिमुलेशन, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट जो एक मतलब अगर आप कहें छोटी छोटी चीजें, स्मॉलर थिंग्स लाइक साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कैसे स्मार्टली करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कई बार ये चीजें रहती हैं जहां पर अगर आपने पता है कि अच्छा ठीक है ये मैट्रिसेस वाले को इस तरीके से फीड करके भी कर सकते हैं, तो यू कैन सेव योर 2 to 3 minutes वेरी स्मार्टली, एंड 2 to 3 minutes मैटर अ लॉट। आई एम रिपीटिंग, मैटर अ लॉट। गॉट इट। सिमिलरली मतलब ये पेन और ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन चीजों पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अगर आपको मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो फिर आप ये चीज ऐसे मतलब लिखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मतलब एक क्या कहे ना, जैसे मैं मान लो बुजुर्ग हूं आपके लिए, एक बुजुर्ग की नसीहत ये है कि भाई साहब हाई होप्स जो है ना, बी प्रैक्टिकल। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर
ये जो पॉइंट आपने बोला बुजुर्ग वाला, इस पे जरा प्रकाश डालिए, और मैं आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं डालना चाहूंगा इस पर। देखो होता क्या है, और मैं किसी को ऐसे इतिहास पढ़ के मतलब बताने में ज्यादा विश्वास नहीं करता, जो मैंने खुद महसूस किया है, जो चीजें देखी है उनके बेस पर बात करना चाहूंगा। व्हाट हैपन्स इज कि जब हम मैथ्स ऑप्शनल चूज करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम करके हम उसको चूज करते हैं, एक जो सबसे मेजर पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि मैंने मैथ्स ऑप्शनल इसलिए लिया क्योंकि इसमें हाई स्कोर्स आ सकते हैं। ठीक, अब जो हमने पहले 3 पॉइंट्स पर काम किया, ठीक है, अगर मान लो आपने उन पर नहीं किया होता तो भी आप खुद से यही उम्मीद रखते कि मेरा तो हाई स्कोर आएगा। रखते या नहीं? जब आप मेंस के उस शेड्यूल में होते हैं कि आज ऐसे पेपर होगा, कल जीएस 1-2 होगा, परसों 3-4 होगा, मेरी बात समझना, एंड दिस इज सम लाइक पार्ट ऑफ सिमुलेशन। सपोज दैट आपका जीएस पेपर 1 खराब गया, या मान लो ऐसे में ही एक ऐसे गड़बड़ कर गया, आपको ऐसा लग रहा है जैसा कि मुझे लगा था, मतलब फर्स्ट मेंस के दौरान, कि यार मैंने पहला ऐसे तो अच्छा फिनिश किया है लेकिन दूसरा वाला फिनिश नहीं कर पाया। ठीक, और दूसरे मेन से मुझे लगा कि मैंने दोनों ऐसे बहुत बेहतरीन लिखे हैं, बट आई गॉट ऑल्दो आई गॉट वन ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन द फर्स्ट मेंस एंड सेकंड मेंस, बट फर्स्ट मेंस वाले जो ऐसे के मार्क्स थे वो ज्यादा थे। तो वो जो एक फितूल चढ़ा, पहले मेन की बात करूं कि जब ऐसे पेपर देकर आया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेटजी ऐसे और ऑप्शनल पे ज्यादा लाई करती है, तो हमने कहा यार ये तो बस मतलब अब तो गड़बड़ हो गया मामला यार, इस पे तो बहुत हाई होप्स थी। यकीन मानिए जीएस पेपर 1-2 वाले दिन मतलब मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, फिर भी चीजों को रिवाइज किया, चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं, कितना रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक, चलो ठीक है, लेट्स से जीएस पेपर 3 में आपका थोड़ा सा गणित कटा, या पेपर 4 में जिसमें आपने बहुत अच्छी उम्मीदें पाली थी, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ, केस स्टडीज लंबे लंबे आ गए थे और आपने उसके लिए खुद को सिमुलेट नहीं किया हुआ था, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, एंड यू फेस्ड कि यार कुछ तो चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ की हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई साहब? आप तो बहुत उम्मीदें लगाए थे कि ऑप्शनल में बहुत अच्छा करेंगे, ये जो 3 दिन है ना, हालांकि अगले 5 दिन का गैप होता है बीच में, यकीन मानिए 1-2 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, आपको उस बुखार में निकल जाएंगे कि आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कैसे निकल गए। ठीक है, और ऊपर से लैंग्वेज पेपर भी कुछ लोगों को, जैसे मान लो हम लोग इंग्लिश मीडियम के हैं अगर, या हिंदी मीडियम के हैं, तो विज़ दूसरे सब्जेक्ट में मतलब काफी दिक्कत सी महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम करते ही है, क्योंकि बिफोर ऑप्शनल वो दोनों लैंग्वेज पेपर्स होने हैं, और ऑब्वियसली अगर उनको क्वालिफाई नहीं किया तो बाकी सब बंटाधार है ना। तो एक बुजुर्ग होने के नाते जो मैं आपको महसूस कराना चाह रहा हूं कि ये हाई होप्स जो है ना, फिर वो 5 दिन के गैप को एकदम बर्बाद कर देती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो क्या ही करना है। और अगर आपने हाई होप्स नहीं रखे, आप प्रैक्टिकल हैं, ठीक है यार, मतलब एक पेपर गड़बड़ हुआ है लेकिन मेरी नजर में हुआ है, लेकिन यूपीएससी का जो वे ऑफ मतलब एग्जामिनिंग होगा, मे बी उसमें मैंने ठीक लिखा हो, क्योंकि मैं ओवर द पीरियड तैयारी किया हूं, तो चीजें इतना भी अंटसंट नहीं किया होऊंगा मैं, लाइक दैट। अब एक पॉजिटिव माइंडसेट है, आप एक मतलब फियरलेस माइंडसेट है, ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और मार्क्स आपके डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएंगे, ये मैं बहुत गारंटी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच कर आए थे कि आज के इस सेशन में शायद मास्टर कोई जादू बताएगा 30 नंबर बढ़ाने का, और मुझे मतलब यकीन मानिए अभी भी मैं इस चीज पे मतलब श्योर नहीं हूं कि आज की जो ऑडियंस है वो इस सेशन को लेकर क्या सोच रही होगी। हाँ, मेरे को इतना पता है कि ओवर द ईयर्स जो फीडबैक्स हैं, जब मैं इस टाइप से मतलब अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे लिए टफ था, क्योंकि मैं एकदम से लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। भाई बैच स्टार्ट होगा, फिर बच्चे उसमें फील करेंगे,
और एक टीचर होने के नाते पता है बेस्ट चीज क्या होती है? जब बच्चे आपके मैसेज को खुद कन्वे करने लगे। तो जब बच्चे मैसेजेस लिखने लगे कि हाँ सर, दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच, दिस इज द राइट वे व्हाट यू फील, द पेरिफेरल ऑफ एग्जाम, डिमांड ऑफ एग्जाम, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस जो आप करते हैं, उससे चीजें काफी कुछ हद तक लिमिट में रहती हैं और कंट्रोल में रहती हैं। तो फिर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज की ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि मास्टर ने टाइम वेस्ट कर दिया, और ये भी नहीं कहेंगे कि यार वही रटी रटाई चीजें लेकर आए थे, ये तो पता ही था, सोचा था लास्ट में जाके कुछ अच्छा होगा, लेकिन सो यस, दिस इज व्हाट आई कैन से कि इफ यू वांट टू ऐड सम मार्क्स तो उसका कोई बार नहीं है, उसका कोई मतलब सीमा नहीं है कि 30 जोड़ना है या 30 कम हो रहा है उसको 30 कम को रिड्यूस करना है। हमारे पास एक टॉपिक भी होता है LPP, बी इट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, अल्टीमेटली यू डू द ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो थिंग इज कि दिस इज ऑल व्हाट आई कैन शेयर विथ यू। तो अगर आप चीज़ों को एज ए समरी देखें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यू मस्ट नो व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर, ठीक। यू नीड अ राइट गाइड। आप खुद के गाइड खुद भी हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनिंग जरूरी है, ठीक है। दूसरी अगर मेन चीज को अगर आप देखें यहां पर जो मैंने आपके साथ में बात किया, थिंग इज कि टॉपिक्स पे राइट वे टू प्रिपेयर तो अपन ने समझ लिया, सिमुलेशन जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर छोटी छोटी चीजों पर भी हमने बात की, ठीक है। फिर उसके बाद बुजुर्गों वाली बात भी हमने आपसे की कि भाई साहब हाई होप्स मत रखिए, ठीक है। प्रैक्टिकल रहिए, हाइपर पॉजिटिव होने से कुछ ऐसा होता नहीं है। टेक इट नेचुरल, टेक इट वेरी नॉर्मल कि वट एवर आई प्रिपेयर, हाउ मच एफर्ट्स आई पुट, दैट विल बी रिजल्टेड। सो लाइक नथिंग लेफ्ट एंड राइट फॉर दैट। सो अगेन या इफ यू फील लाइक कि इफ यू वांट टू कैरी ऑन, मतलब मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू इन दिस। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स टीम नोज, फीस एंड ऑल, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं। थिंग इज यस, जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस डाला हुआ है उससे बस एक पॉइंट बढ़ा के मैं हर अगले बैच में कोशिश करता हूं, ठीक है। सो आई होप वी विल बी गुड फ्रेंड्स एंड या even if you feel like ki sir I want to talk to you, I want like any guidance or anything else, so you can put your comments or reviews or suggestions as well, so I'll definitely be looking over that. So yeah, it's enough from my side. Good luck my dear fellows, keep learning, keep smiling. Okay, so don't forget to put your suggestions and feedbacks, we'll definitely look over that. So keep learning, good luck.